इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर 7 अक्टूबर को गाजा में बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप हमास द्वारा किए गए घातक हमले का जवाब दे रहे थे। हमास ने रॉकेट लॉन्च किया, 1400 से अधिक सिविलियंस को मार डाला और करीब 200 लोगों को किडनैप कर लिया। कुछ ही दिनों में इजराइल ने गाजा पट्टी पर बमबारी की, कई हजार लोगों को मार डाला, कईयों के तो पूरे परिवार खत्म हो गए। एम्बुलेंस, बॉर्डर क्रॉसिंग, घरों पर भी हमले किए गए। वहीं इजराइल ने 10 लाख से ज़्यादा नागरिकों से कहा कि वे अपना घर छोड़ के साउथ की ओर चले जाएं, क्योंकि नॉर्थ की ओर से वायलेंस बढ़ने की वार्निंग दी उन लोगों को। बट इजराइल साउथ में भी बमबारी कर रहा था। फिलिस्तीनियों के लोग फंस गए थे। गाजा पट्टी के अंदर और बाहर आवाजाही एकदम बंद कर दी। इजरायली देश के पीएम अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि वे लोग निकल नहीं पा रहे हैं। गाजा पट्टी 1967 से इजराइल के कब्जे वाले 2 फिलिस्तीनी क्षेत्रों में से छोटा है। इस भूमि का यह टुकड़ा केवल 25 मील लंबा और 7.5 मील चौड़ा है। 2 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों का घर है। इसे दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। 16 सालों से यहाँ पे रहने वाले लोग कठोर नाकाबंदी के तहत रह रहे हैं। इजराइल इनके इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, फूड, वाटर, मेडिकल सप्लाई को कंट्रोल करता है। इजराइल जब चाहता है तब फिलिस्तीनियों को आवश्यक चीज़ें देता है और जब मन करता है तब डिनाई कर देता है। यह कंट्रोल वायलेंस ऐसा नहीं कि अभी चल रहा है, यह कई दशकों से चलता आ रहा है। इजराइल की जब स्थापना हुई उससे पहले गाजा पट्टी उस क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था, जिसे आज के टाइम पे हिस्टोरिक फिलिस्तीनी के रूप में हम लोग जानते हैं। ओटोमन शासन के बाद से ब्रिटिश कब्जे के तहत 1947 में जैसे ही अंग्रेज जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने फिलिस्तीनी को यूनाइटेड नेशन के हवाले छोड़ दिया। फिलिस्तीनी को यहूदी राज्य और एक अरब राज्य में विभाजित करने के लिए मतदान किया गया। हजारों फिलिस्तीनियों को उनकी भूमि से जबरन निष्कासित करना शुरू कर दिया। कई आंतरिक रूप से विस्थापित फिलिस्तीनी लैंड के इस नैरो हिस्से में भाग गए, जिसके बाद से गाजा पट्टी के रूप में इसे जानने लगे। पड़ोसी अरब देशों में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। शरणार्थियों से अभिभूत इन देशों ने फिलिस्तीनी अरबों का समर्थन करने के लिए वे लास्ट तक इजराइल से हार गए, लेकिन जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। अंत इजराइल ने नए स्टेट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ने इस सीज फायर लाइन के साथ गाजा शहर और उसके आसपास के शहरों पर कब्जा कर लिया। बात हुई 1967 में एक युद्ध छिड़ गया। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस और पड़ोसी अरब देशों की धमकियों से डर गया और इजराइल ने जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट पर हमला करने लगा। केवल 6 दिनों में इजिप्ट से गाजा पट्टी और सिनाई, जॉर्डन से लेकर सीरिया तक कब्जा कर लिया। गाजा पट्टी में इजरायली कब्जे की शुरुआत थी, जो आज भी जारी है। इजराइल ने गाजा पट्टी से और जमीन, हवा, समुद्र से होने वाली सभी गतिविधियों पर रोक लगा दिया है। ने इस प्लेस पर और गाजा पट्टी के अंदर सेना तैनात की और फिलिस्तीनी को गाजा पट्टी ने इजराइल, वेस्ट बैंक और जेरूसलम के बीच यात्रा करने की अनुमति दी। लेकिन युद्ध के कुछ ही महीने बाद भले ही फिलिस्तीनी अब इजरायली कंट्रोल में रहते थे, लेकिन ये ऑफिशियली तरीके से फॉरेन रेजिडेंस बन गए थे। जब इजराइल ने गाजा के भीतर यहूदी इजरायलियों के लिए बस्तियां बनाना शुरू किया और उनके लैंड को छीन लिया, उन्हें बंद कर दिया। इजराइल ने यहाँ फिलिस्तीनियों को अपना एयरपोर्ट ऑपरेट करने की अनुमति नहीं दी। गाजा पट्टी के भीतर इजराइल ने एग्रीकल्चर जैसे प्रमुख इंडस्ट्रीज का विकास किया। इजराइल और वेस्ट बैंक बाजारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गाजा ने चीप लेबर मार्केट का लाभ उठाते हुए और फिलिस्तीनियों को बहुत कम भुगतान किया। इन इकोनॉमिक चैलेंजेस के बावजूद मेन इस्लामिक सोशल चैरिटी सामने आई, जिसका नाम है मुजम्मा अल इस्लामिया। यह उस टाइम पे इजराइल द्वारा फंडेड हुआ करती थी। इस चैरिटी ने स्कूल, मस्जिद, क्लिनिक्स का निर्माण करवाया और गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए भोजन भी उपलब्ध करवाया। बट उस टाइम पे तनाव बहुत ही कम हो गया। इजराइल को बढ़ते रेजिस्टेंस आंदोलन की आशंका और रिस्पॉन्स में सोल्जर्स ने अवसर तलाशी और निवासियों को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया। 1987 में तनाव चरम पर पहुंच गया जब एक इजरायली ट्रक ने एक नागरिक के कार में टक्कर मार दी। इससे 4 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। फिलिस्तीनियों ने कब्जे के खिलाफ तुरंत प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, बॉयकॉट करना शुरू कर दिए।
इसे फर्स्ट विद्रोह के रूप में जानते हैं और उसी साल मुजामा अल इस्लामिया एक आतंकवादी समूह हमास में बदल गया। हमास एक ऐसा समूह था जो पहले फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान अस्तित्व में आया था। अभी तक गाजा के प्रभारी नहीं थे, लेकिन वे फिलिस्तीनी टेरिटरीज को इसराइल के कंट्रोल से मुक्त कराना चाहते थे और इसराइल को इलीगल स्टेट मानते थे। इंतिफादा के फर्स्ट ईयर के बाद, जिसके दौरान गाजा में 140 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए, हमास और अन्य मिलिटेंट ग्रुप ने इजरायलियों पर सीधे हमला करना शुरू कर दिया। फिर 1991 में इंतिफादा में और वायलेंट होने लगा। यही वह टाइम था जब इजराइल ने एक परमिट सिस्टम शुरू किया। पहले इंतिफादा के अंत तक इजरायली फोर्स ने 1000 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला और फिलिस्तीनी आतंकवादी ने 100 से अधिक इजरायलियों को मार डाला। पूरे इजराइल और कब्जे वाले एरिया में इजराइल और फिलिस्तीनी लिबराइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीच वाले ओस्लो शांति समझौते के बाद विद्रोह समाप्त हुआ। एक आर्म्ड विंग्स वाला मुक्त आंदोलन था जो दशकों तक फिलिस्तीन अधिकारों के लिए लड़ता रहा। PLO एग्रीड और इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता देने पर सहमत हुआ, लेकिन हमास, जिसके पास उस टाइम पर बहुत कम पॉलिटिकल सपोर्ट हुआ करता था, फिलिस्तीनी या PA अथॉरिटी गाजा पट्टी में पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन की अनुमति दी। PA को छोटे एरिया में कुछ एटोनॉमी दी गई, लेकिन इजराइल ने अभी भी इन क्रॉसिंगों के माध्यम से टेरिटरीज पर कंट्रोल किया। ओस्लो एग्रीमेंट ने फिलिस्तीनियों को कुछ लेवल की एटोनॉमी और 5 वर्षों में स्टेट का दर्जा देने का वादा किया, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। इसके बाद फिलिस्तीनी लैंड पर और अधिक इजरायली बस्तियां बसी और 1 ईयर बाद वेस्ट बैंक ने इजरायली निवासी के हमले और हमास सहित फिलिस्तीनी मिलिटेंट द्वारा बमबारी के बाद इजराइल के PM ने गाजा पट्टी के चारों ओर फोर्स के कंस्ट्रक्शन का आह्वान किया। मूवमेंट से फिलिस्तीनियों को इजरायली गवर्नमेंट और शांति वार्ता का भरोसा और भी कम हो गया और यह दूसरे विद्रोह को जन्म दे दिया। अब गाजा के अंदर और बाहरी दुनिया के बीच फिजिकल बैरियर इस मूवमेंट से प्रोटेस्ट एंड वायलेंट हुए, जिसके बाद अगले दिन इजरायली बलों ने 4 फिलिस्तीनी बच्चों को मार डाला और फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने आत्मघाती बम विस्फोट किया। गाजा पट्टी में वापस फिलिस्तीनियों के इस बैरियर का अधिकांश भाग तोड़ दिया। इजरायली सरकार ने जल्द ही इसे वापस बनाया और अधिक सैन्यीकरण और पेट्रोलिंग के साथ इनका भारी सैन्यीकरण किया। उन्होंने आगे की यात्रा और वर्क परमिट रद्द कर दिया। इस क्रॉसिंग के माध्यम से आवाजाही को और भी अधिक प्रतिबंधित कर दिया और अंततः गाजा के एकमात्र प्रमुख एयरपोर्ट और उनके अंडर कंस्ट्रक्शन सी पोर्ट को नष्ट कर दिया। 2005 में सेकेंड इंतिफादा के अंत तक फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 900 से अधिक इजरायलियों को मार डाला और इजरायली फोर्स ने 3000 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला। सेकेंड इंतिफादा धीरे धीरे खत्म हो गया क्योंकि इजराइल ने गाजा पट्टी के सभी इजरायली बस्तियों को नष्ट कर दिया और ग्राउंड सैनिक को वापस ले ली। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एक अन्य समझौते ने PA के साथ गाजा की तरफ इजिप्ट के साथ इस क्रॉसिंग को कंट्रोल दे दिया और गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के बीच ट्रकों काफिलों को जाने के लिए अलाउ कर दिया गया, लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं होने दिया। दूसरे इंतिफादा के पहले विधायी चुनाव के समय फतह PA और PLO द्वारा समर्थित एक पार्टी जिसने इजराइल के साथ बातचीत की, बट कई फिलिस्तीनियों ने फतह और उसके अप्रोच को इनफेक्टिव के रूप में देखा। आज जो अभी तक एक उग्रवादी होने के साथ साथ अब एक पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई थी, जिसने 2006 में सबसे ज़्यादा सीटें पाई थी। लोगों ने प्रेजेंट टाइम को देखते हुए हमास को वोट किया। शांति का माहौल फेल हो गया। लेबर्स के काम के लिए गाजा छोड़ने पर बैन लगा दिया। फिर जब मिलिटेंट ने इजरायली सैनिक को पकड़ लिया तो इजराइल ने गाजा में एयर स्ट्राइक हमले किए और समुद्र पर अपना कंट्रोल और मजबूत कर लिया। मछली पकड़ने की कैपेबिलिटीज़ को केवल 6 महीने तक सीमित कर दिया। पॉलिटिकली रूप से गाजा के भीतर हमास ने चुनाव जीत लिया था। PA अभी भी गवर्निंग बॉडी था जिसके अधीन फतह था। हमास और फतह के बीच कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया और हमास ने 2007 में पूरी गाजा पट्टी की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस बार इजराइल ने कमर्शियल वस्तुओं के लिए मेन क्रॉसिंग बंद कर दी और यात्रा को और अधिक रिस्ट्रिक्ट बना दिया। गाजा के इंपोर्ट पर रोक लगा दिया और आवश्यक वस्तुओं जैसे फ्यूल, मेडिसिन एंड फूड के आयात पर भी रोक लगा दी है।
यहाँ तक कि उन्होंने गाजा के लोगों के लिए आवश्यक कैलोरी सेवन निर्धारित करने के लिए उनको कितना भोजन देना है उन पर भी अनुमति दे दी। एयर स्ट्राइक ने पानी की टंकी और बिजली प्लांट्स जैसे मेन इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया। 2022 के यूएन रिपोर्ट के अनुसार 16 साल की नाकाबंदी से 78% पानी पीने लायक नहीं बचा है। गाजा के अंदर 62% फिलिस्तीनियों को भोजन की सहायता की आवश्यकता। डेली ऑन एवरेज 11 घंटे बिजली आती है। कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे इजराइल पर। फिलिस्तीनियों के पास अपने हॉस्पिटल नहीं थे, वे अपने मरीजों का इलाज भी नहीं कर सकते थे। तो आप क्राइम जेनोसाइड को देखते हैं तो आपको लगता हो कि ये ऐसा पहली बार हुआ, नहीं, ये कई सालों से ऐसा होता आ रहा है। यहाँ रहने वाले लोग चीख रहे हैं, हमास किसी और चीज़ के लिए कीमत चुकाए। इजराइल और यूएस लीडर ने इस बात पर जोर दिया हमास पर पूरी तरह से सफाया करके अपनी रक्षा करने का अधिकार है। लेकिन गाजा पट्टी में मारे जाने वाले अधिकांश लोग हमास के फाइटर्स नहीं हैं, बल्कि वे सिविलियंस हैं। लेकिन बात यह है कि हमास का अस्तित्व 80 के दशक के अंत तक नहीं था, लेकिन फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जा 1967 से है और मूल फिलिस्तीनी डिस्प्लेसमेंट 1948 में हो गए थे और हमास वास्तव में उसके बहुत बाद तक उभर नहीं पाया था। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा जाने जा रही हैं, ऐसा किसी के साथ ना हो। तो आज का वीडियो यहीं तक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।